हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो भारत ने किस देश के राष्ट्रपति के निधन पर राजकीय शोक घोषित किया और तिरंगा झुका दिया आधा। इंपॉर्टेंट बात है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश का नया मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया है। भारत ने क्या वजह बताते हुए गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी। किस राज्य के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देब ने पद से इस्तीफा दे दिया। भारत में खुदरा महंगाई दर बढ़कर कितनी हो गई है, 8 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। कई और क्वेश्चन है, सब पे चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन बिना देर किए हुए। किस अरब देश के राष्ट्रपति के निधन पर भारत ने 14 मई 2022 को राजकीय शोक घोषित किया और तिरंगा आधा झुका दिया। आंसर हुआ यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीराट्स। वहाँ के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, उनका निधन हो गया था 13 मई 2022 को। 73 ईयर के थे और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और भारत सरकार ने उनके निधन पर 14 मई को एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया। निधन के एक दिन बाद यानी 13 मई को निधन हुआ उनका और 14 मई को राजकीय शोक इंडिया में घोषित किया गया और तिरंगा आधा झुका दिया गया। ये विदेश मंत्रालय का ये इन्फॉर्मेशन है। अपनी वेबसाइट पे उन्होंने बताया कि हम किस तरह से शोक घोषित कर रहे हैं इसको। दूसरी ओर यूएई में वहाँ पर 40 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। तो एक बार मैप के थ्रू आपको बताते हैं कहाँ है यूएई। ये रहा प्यारा भारत वर्ल्ड में और अब चलते हैं यूएई की ओर। तो अरब कंट्री है और यहाँ पर रहा यूनाइटेड अरब अमीराट्स। ओके, इसके आसपास कई देश हैं, जैसे उसके बगल में है सऊदी अरेबिया, इधर है ओमान। ओके, यहाँ यूनाइटेड अरब अमीराट्स है, यहीं के राष्ट्रपति थे अल नहयान, उनका निधन हो गया। पास में ही ये कतर देश है, इस तरफ ईरान है, इधर पाकिस्तान और ये रहा प्यारा भारत। ओके, तो शेख खलीफा अल नहयान के उनके बारे में बताऊँ, 3 नवंबर 2004 को वो राष्ट्रपति बने थे यूएई के और 2019 में चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए थे। उनके पिता शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान, वो भी राष्ट्रपति थे 1971 से 2004 के बीच में और वो यूएई के पहले राष्ट्रपति थे और यूएई के संस्थापक के रूप में भी उनको जाना जाता है, क्योंकि यूएई जो है वो कई सारे अमीराट्स का एक संगठन है, मिला जुला है। अमीराट्स मतलब अलग अलग राज्य, आप समझ सकते हैं। तो उन सबको मिला के यूनाइटेड अरब अमीराट्स बनाया हुआ है। तो उसके एक राष्ट्रपति होते हैं, तो वो ये राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूएई के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं यूनाइटेड अरब अमीराट्स के। आंसर होगा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। ये कौन है, जो पुराने राष्ट्रपति हैं उनके भाई हैं ये। तो 14 मई को इनको नया राष्ट्रपति चुन लिया गया और दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के छोटे भाई हैं ये, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ओके, आपको बता दूँ कि इनके 29 भाई बहन हैं, 29। तो इनके बड़े भाई पहले राष्ट्रपति थे, उनका निधन हुआ, अब छोटे भाई ने राष्ट्रपति का पद संभाला है। यूएई की बात हो रही है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आंसर होगा राजीव कुमार। उन्होंने किनकी जगह ली है, सुशील चंद्रा की जगह ली है। सुशील चंद्रा 14 मई को रिटायर हो गए और उसके बाद राजीव कुमार ने पदभार संभाल लिया है 15 मई को। और ये कब तक इस पद पर बने रहेंगे, ये रहा फोटोग्राफ इनका। फरवरी 2025 तक वे इस पद पर बने रहेंगे। राजीव कुमार के बारे में बताऊं, वो बिहार झारखंड कैडर के 1984 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय चुनाव आयोग जो है उसमें 1 सितंबर 2020 में वो इलेक्शन कमिश्नर के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला था। आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक चीफ होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो ये पहले इलेक्शन कमिश्नर थे यानी चुनाव आयुक्त थे, अब ये मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए हैं। ओके, तो इस वक्त निर्वाचन आयोग में 2 चुनाव आयुक्त हैं, जिनमें से राजीव कुमार तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं, दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। ओके, और तीसरे की नियुक्ति अब हो जाएगी क्योंकि तीसरा पद अब खाली हो गया है इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते ही। भारत निर्वाचन आयोग के बारे में शॉर्ट में कुछ जानना चाहिए आपको एग्जामिनेशन के लिए।
ये एक स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है और भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। मतलब देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है भारतीय ये चुनाव आयोग। ओके, भारतीय संविधान का जो भाग 15 है वो चुनाव से संबंधित है, जिसमें चुनाव के संचालन के लिए एक आयोग की स्थापना की बात कही गई है और संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियां, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है पूरा। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार। देखिए, निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के आधार पर 16 अक्टूबर 1989 को इसे 3 सदस्यीय बना दिया गया था। इसके बाद कुछ समय के लिए ये 1 सदस्यीय चुनाव आयोग ही बन रहा, बाद में चेंज कर दिया गया था। फिर 1 अक्टूबर 1993 को 1993 को इसको 3 सदस्यीय चुनाव आयोग के रूप में उसको फिर से बहाल कर दिया गया था। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। तब से यानी 1993 से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंक का होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर या 65 ईयर की आयु तक, मतलब उनमें से दोनों में से जो भी पहले हो वो। और मुख्य चुनाव आयुक्त या और चुनाव आयुक्तों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है, वेतन भी समान होता है, भत्ते भी समान मिलते हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जो जजेज होते हैं उनके जो हटाने की प्रक्रिया होती है, उसी के समान मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है पद से। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गेहूं के निर्यात पर अचानक सरकार ने रोक लगा दी है, क्यों? सब बताएंगे। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि 2021 और उसके बाद 2022 का अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और ये PDF आप पा सकते हैं 1 ईयर के मेंबरशिप के थ्रू। 1 साल का मेंबरशिप है, इसके थ्रू मिलता है आपको करंट अफेयर्स का PDF हर सप्ताह, हर महीने, हर तिमाही, हर 6 माही, और इस तरह से 1 साल तक आपको मिलेगा। पिछले साल को भी PDF मिल जाएंगे। वीकली मॉक टेस्ट होता है, इस संडे को भी आयोजित किया गया है वीकली मॉक टेस्ट। और एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी होता है अलग अलग तमाम एग्जामिनेशंस के। और भी कई फ़ायदे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, आपके एग्जामिनेशन में और ख़ास तौर पर करंट अफेयर्स की तैयारी में बहुत काम आएगा। क्वेश्चन होगा, भारत ने क्या वजह बताते हुए गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी? क्या वजह बताई है इंडिया ने? आंसर होगा खाद्य सुरक्षा। किसने रोक लगाई है? न्यूज़ तो आप देख रहे हैं, इंडिया रिस्ट्रिक्ट्स एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट। किसने रोक लगाई है? तो DGFT ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये आप ध्यान रखना। ओके, जो भी विदेश निर्यात होता है, विदेश व्यापार होता है, उससे रिलेटेड जो अथॉरिटी है वो है DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो उसी ने रोक लगाई है, नोटिफिकेशन जारी किया है। गेहूं को अब प्रोहिबिटेड लिस्ट में रख दिया गया है। क्यों रोक लगाई गई है? तो नोटिफिकेशन में DGFT ने ये कहा है, या कहें सरकार ने ये कहा है कि गेहूं की कीमत ग्लोबल स्तर पर अचानक बढ़ गई है और इसकी वजह से भारत, इसके पड़ोसी देश और कई देशों की खाद्य सुरक्षा संकट में है, एट रिस्क। ओके, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है एट रिस्क। तो भारत ने बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के उपायों के तहत गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार के द्वारा किसी दूसरे देश की खाद्य जरूरत को पूरा करने के लिए निर्यात की अनुमति दी जाएगी। मतलब अगर किसी को निर्यात करना है और किसी देश को ज़रूरत है तो वो देश पहले बात करे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर रिलीज करेगी, ठीक है, इनको एग्जम्प्ट किया जाता है निर्यात से, निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया हुआ है उससे। और हाँ, जिन निर्यात के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं और शिपमेंट तैयार है, वो सब गेहूँ जा सकेगा। ओके, और ख़ास बात कहूँ कि ये सरकार का ये जो फैसला तब आया है जब अभी भारत ने गेहूं के निर्यात को बढ़ाने के लिए लक्ष्य तय किया था। गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक डेलीगेशन भी गठित किया था और इस डेलीगेशन को यानी प्रतिनिधिमंडल को गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संभावनाओं का पता लगाने के लिए उनको कहाँ कहाँ भेजा जा रहा था। मोरक्को, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया सहित 9 देशों में भेजने की बातें न्यूज़ सामने आई थी। लेकिन इस घोषणा के ठीक 2 दिन बाद ही सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी।
मतलब क्या निकलता है? मतलब ये निकलता है कि सरकार के एक डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है कि दूसरा डिपार्टमेंट क्या सोच रहा है। ओके, एक मंत्रालय को पता ही नहीं कि दूसरा मंत्रालय क्या सोच रहा है। एक तरफ आप भेज रहे हो डेलीगेशन कि इंडिया से आप गेहूं ले लो, हमारे पास बहुत गेहूं है, और दूसरी तरफ अचानक सरकार बैन कर देती है। क्या है वजह, क्यों गेहूं के रेट अचानक बढ़ गए हैं? देखिए, रूस और यूक्रेन विवाद के बाद से दुनिया में गेहूं के पर बहुत संकट हो गया गेहूं का। चीन के बाद भारत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। लेकिन अगर हम बात करेंगे निर्यातक देशों में, तो सबसे बड़ा निर्यातक है रूस। रूस सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। उसके बाद फिर और देशों का स्थान आता है, अमेरिका है वगैरह वगैरह, और यूक्रेन भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है निर्यात करने में। मतलब भारत उत्पादक तो ज़्यादा है ही, सेकंड सबसे ज़्यादा उत्पादक है, लेकिन हमें घरेलू खपत में ही इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि हम बहुत ज़्यादा निर्यात नहीं करते हैं। लेकिन रूस सबसे ज़्यादा निर्यात करता था, और फिर यूक्रेन भी। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव चल रहा है, यूक्रेन में हालत ख़राब है। तो ऐसे में तमाम देशों ने, जो पश्चिमी देश है, यूरोपीय देश है, उन सब ने मिलकर रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं। तो वहाँ का गेहूँ इधर नहीं आ पा रहा है, और यूक्रेन का गेहूँ तो ठप हो ही गया है। तो ऐसे में दुनिया में गेहूं का संकट हो गया है, और कई देशों में खाने के लाले भी पड़ने वाले हैं, ख़ास तौर पे जो अफ्रीकी देश है वहाँ पर। और रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लगभग 2 गुना रेट हो गया है गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में। तो इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय कीमत बढ़ी है, और भारत से गेहूँ का निर्यात शुरू हुआ बहुत तेज़ी से, उसकी वजह से इंडिया में भी गेहूँ के रेट बढ़ गए। और एक और ख़ास बात है कि इस साल गेहूं के उत्पादन इंडिया में कम होने का अनुमान है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है। अप्रैल में गर्मी ने 122 साल के आसपास का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक स्पेशल वीडियो भी मैंने बनाया था इस पर। तो उसकी वजह से गेहूं के उत्पादन में बहुत कमी आई है, और अनुमान ये है सरकार का कि पिछले साल से 45 लाख टन कम प्रोडक्शन होने का अनुमान है। तो ऐसे में भारत के खाद्य सुरक्षा को लेकर एक बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। ओके, तो ये एक समस्या है, और उसकी वजह से सरकार ने ये रेट को नॉर्मल करने के लिए निर्यात पर रोक लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने 14 मई 2022 को पद से इस्तीफा दे दिया? आंसर होगा त्रिपुरा। उन्होंने राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को इस्तीफा भेज दिया है। बिप्लब देव 2018 में त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बने थे, और अभी अगले साल यानी 2023 में वहाँ पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो माना जा रहा है कि राजनीतिक वजहों से ये इस्तीफा हुआ है। जल्द ही नए चीफ मिनिस्टर वहाँ पर शपथ ले लेंगे, या हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो उस वक्त शपथ ले चुके हैं, तो अगले वीडियो में मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। त्रिपुरा कहाँ है भारत के मैप में? तो ये रहा प्यारा भारत, और इस तरफ यहाँ पर ये है त्रिपुरा। ओके, इधर बांग्लादेश है, और यहाँ पर है ये त्रिपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 में कितनी रही? आंसर होगा 7.8%। न्यूज़ पे आप देख रहे हैं कि अलार्मिंग हाई हो गया है, 8 ईयर हाई, मतलब 8 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। 7.8% खुदरा महंगाई दर हो गई है। मतलब पिछले साल अप्रैल में जब आप कोई सामान खरीद रहे थे, तो एवरेज में तमाम जो भी खरीदा आपने, तो 7.8% रेट बढ़ चुका है। अब आप सोचिए कि आपकी इनकम पिछले साल अप्रैल की तुलना में अभी कितना बढ़ गई है, और खर्च कितना बढ़ गया है, और महंगाई कितना बढ़ गया। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। किसने ये आंकड़े जारी किए हैं? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है, उसका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी ने ये आंकड़ा जारी किया है अभी मई में ही, 12 मई को। इससे पहले मार्च में जो महंगाई दर थी वो 6.95% थी, और अब हम देख रहे हैं 7.8%। मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। महंगाई कंट्रोल को लेकर RBI कानून से बंधा हुआ है। आपको बताऊँ, कानून के अनुसार, नियमों के अनुसार RBI को खुदरा महंगाई दर 4% के स्तर पर बनाए रखना आवश्यक है उसके लिए, नियम के अनुसार। और अक्टूबर 2016 में ये नियम लागू हुआ था कि 4% महंगाई दर बनाए रखना है, उससे ज़्यादा ना हो और उससे कम ना हो। हालांकि कुछ
गुंजाइश रखी गई है आरबीआई के लिए कि 2% कम या 2% ज़्यादा, यानी महंगाई दर 2% से लेकर 6% तक मैक्सिमम जा सकता है। ओके, लेकिन उससे ना तो कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि देश की फिर जीडीपी पर बहुत असर पड़ता है, ग्रोथ रेट पर असर पड़ता है। ओके, तो अभी लगभग 4% का लगभग दोगुना है, यानी 7.8% है महंगाई दर। क्या वजह है? क्या रूस यूक्रेन विवाद के कारण भारत में महंगाई बढ़ी है? देखिए, भारत में महंगाई बढ़ने के कई कारण हैं। उनमें से एक तो है यूक्रेन और रूस का विवाद के कारण कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं और भारत में उससे थोड़ी महंगाई बढ़ी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की वाली बात है कि रूस यूक्रेन विवाद फरवरी 2022 में शुरू हुआ है, लेकिन भारत में महंगाई पहले से ही 6% के ऊपर है। ओके, अक्टूबर 2019 से खुदरा महंगाई दर हायर लेवल पर रही है। तब से केवल एक बार ही आरबीआई जो है वो 4% के जो महंगाई दर का लेवल है उसको मेंटेन कर पाया, या फिर कहें सरकार। ओके, बाकी ज़्यादातर महीनों में अगर हम बात कर रहे हैं कब से, 2019 से, अक्टूबर 2019 से लगातार 6% के ऊपर महंगाई दर है, एक आध महीने को छोड़ दे तो। ओके, तो महंगाई की वजह से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। महंगाई की वजह से मंदी भी आ सकती है और आशंका यही है। तो ऐसे में आरबीआई हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में अगले महीने ब्याज दर और बढ़ा सकता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को और बढ़ा सकता है, ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। ओके, लेकिन ऑयल प्राइसेस जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जो सामानों के रेट बढ़ रहे हैं वो एक खतरनाक संकेत है, और शायद इसी वजह से सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र में यानी यूनाइटेड नेशंस में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितनी रकम का सहयोग किया है? आंसर होगा $8 लाख। ओके, भारत के अस्थायी उप प्रतिनिधि आर रविंद्रन ने ये चेक जो है संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संप्रेषण विभाग को ये सौंप रहे हैं। ओके, इस रकम से संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा को बढ़ावा मिलेगा, और वहाँ पर 2018 में एक परियोजना भी शुरू की गई थी, हिंदी @संयुक्त राष्ट्र। मकसद यही है कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा को और बढ़ावा दिया जाए, लोगों तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़, तो उसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? आंसर होगा संजीव बजाज। ओके, संजीव बजाज ने वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। किसकी जगह ली है उन्होंने? टीवी नरेंद्रन की जगह ली है। तो ये रहे संजीव बजाज। ओके, और CII का स्थापना कब हुई थी? 1895 में। मुख्यालय का है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नवरत्न कंपनी REC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आंसर होगा रविंद्र सिंह ढिल्लों। ओके, REC नवरत्न कंपनी है, सरकारी कंपनी है, और ये इसका नाम पहले ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड हुआ करता था, उसका नाम REC लिमिटेड कर दिया गया है। विद्युतीकरण से रिलेटेड काम करता है ये संगठन या कहें ये कंपनी। तो ये है रविंद्र सिंह ढिल्लों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। ओके, और इस बार 2022 में कब आयोजित किया जा रहा है? तो 14 मई को आयोजित किया गया है और 8 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। साल में ये 2 बार ये दिवस मनाया जाता है, और इस बार का थीम क्या है? लाइट पॉल्यूशन यानी प्रकाश प्रदूषण। ओके, ये है थीम। दरअसल कृत्रिम जो लाइट है उसके वजह से विश्व स्तर पर पक्षियों को बहुत नुकसान हो रहा है, और आर्टिफिशियल लाइट रात में हर साल कम से कम 2% बढ़ रहा है, और इसकी वजह से महत्वपूर्ण खतरा है पक्षियों के लिए, जो कि रात में उड़ने में उनको भटकाव पैदा करता है। इमारतों से टकरा जाते हैं, ग्लास से टकरा जाते हैं, और उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उसमें गड़बड़ी होती है। लंबी दूरी जो चलते हैं, जैसे साइबेरिया से इंडिया तक उड़ान भर के पक्षी आते हैं, तो उनको इतनी दूरी तय करने में उनकी क्षमता में कमी आ जाती है लाइट पॉल्यूशन की वजह से। रात में जब आप देखेंगे, अगर शहर में आप रह रहे हैं तो आसमान देखेंगे तो थोड़ा कलरफुल सा दिखेगा। कलरफुल करने का मतलब कि या तो पीला सा दिखेगा हल्का, या ऑरेंज सा दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि जो
स्ट्रीट लाइट है वो बेतहाशा जल रही है, उसमें कम लाइट हो तो भी काम चल सकता था, लेकिन अब एलईडी लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रीट लाइट होती है, बहुत ज़्यादा लाइट होती है और वो रिफ्लेक्ट करता है आसमान में, उसकी वजह से पक्षियों को खास तौर पर दिक्कत होती है। दुनिया भर में फ्लाई वे भी है पक्षियों के, 9 फ्लाई वे हैं, मतलब प्रवासी पक्षियों के उड़ने का रूट है। जैसे भारत जो है वो मध्य एशिया फ्लाई वे में आता है। तो दोस्तों और भी कई क्वेश्चंस हैं, उसको अगले वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अब ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है सरकारी जॉब न्यूज़, आप गूगल प्ले पे सर्च करें और डाउनलोड कर सकते हैं और इसके थ्रू आप करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।